हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे प्लासी के युद्धों के बारे में। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण रहा, उन तमाम चीजों के बारे में पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट के अंदर जो भी पिछला क्लास का कंसेप्ट था, कंटेंट था, उसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं ताकि आज के क्लास और पिछले क्लास से आप कनेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, हमने बताया था कि जो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत में यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे बंगाल था, ठीक है। और बंगाल में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है उसमें ठैंच ठैंच कर, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को पीटा था तो उसमें 123 अंग्रेजों की जान चली गई थी और मात्र बचा था 23 अंग्रेज। अब इस 23 अंग्रेज को बंगाल में घोर बेइज्जती हुआ। अब जब अंग्रेजों को बेइज्जती होता है तो बंगाल से भागे भागे यहां पे आता है मद्रास। मद्रास जो कि आज चेन्नई में है। बंगाल से भागे भागे अंग्रेज मद्रास में आता है और यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम लोग को बेइज्जती किया है सिराजुद्दौला ने। तो जो 23 को अंग्रेज बच रहा था, बोलता है रॉबर्ट क्लाइव को, बेइज्जती ही नहीं घोर बेइज्जती किया है। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि तुम लोग जितने अंग्रेज बच रहे हो सबसे पहले इकट्ठा हो जाओ, अपना एक कमेटी बनाओ, अपना एक समूह रखो। तो कहा ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बारे में अच्छा से जानता था। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बारे में अच्छा से जानता था कि हम अगर डायरेक्ट सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला था उसके आर्मी चीफ का नाम था मीर जाफर और सिराजुद्दौला के पास बहुत सारे आर्मी था, उसके आर्मी का सेना था। तो कहा ऐसे तो कोई उपाय है ही नहीं, तो क्या करें क्या करें। तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के आर्मी चीफ मीर जाफर के पास जाकर कहता है कि हे मीर जाफर, अगर तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो तो जो हम बोलते हैं उस बात को तुम फॉलो करना। तो मीर जाफर कहता है कि बोलिए क्या बात है। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि देखो, जब हम सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तो मीर जाफर तुम अपनी सारी सेनाओं को लेकर भाग जाना, जिससे होगा क्या कि सिराजुद्दौला अकेला पकड़ा जाएगा और सिराजुद्दौला को हम पीट पाएंगे, युद्ध से हरा पाएंगे। अब जैसे ही दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ मीर जाफर ने उनकी सारी सेनाओं को लेकर भाग जाता है और सिराजुद्दौला वहां पे अकेला पकड़ा जाता है। और जब अकेला पकड़ाता है तो वहां पे युद्ध वगैरह हो जाता है और इसी युद्ध को बोलते हैं बेटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध बोलते हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई? तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का हार हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था और बंगाल का नया नवाब बन जाता है, मीर जाफर बनता है। और 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, यहां से एक नया पोस्ट आता है, गवर्नर का पोस्ट, और गवर्नर के पोस्ट पर रॉबर्ट क्लाइव बैठ जाता है। अब दोस्तों समझिएगा यहाँ पे कि जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, अब यहां से आज की क्लास को हम कनेक्ट कर रहे हैं। जब मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना, अब सोचिए कोई व्यक्ति जिस चीज के बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम यहां तक पहुंच पाएंगे, और आप उस व्यक्ति को सपोर्ट करके उस लेवल तक पहुंचा देंगे, तो सोचिए वो व्यक्ति आपके प्रति कितना खुश रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो जो वहां पे मीर जाफर था, कभी ये उम्मीद नहीं करता था कि हम बंगाल का नवाब भी बन पाएंगे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने सपोर्ट किया
और उसको क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। और जितना गद्दारी किया था मीर जाफर, उसके यहाँ खाता था, सिराजदौला के यहाँ खाता था और इसका गादा था। यही कारण है कि मीर जाफर को आधुनिक भारत का गद्दार कहा जाता है। अब समझिए दोस्तों यहाँ पे कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठाया तो मीर जाफर बहुत खुश हुआ। खुश होगा, इतना खुश हुआ कि बंगाल में जितना भी टैक्स वगैरह आता था, रुपया पैसा जो भी आता था, खुशी के मारे अत्यधिक खुश हो गया, अत्यधिक प्रसन्न होकर रॉबर्ट क्लाइव को पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह जो रॉबर्ट क्लाइव था ये क्या था, गवर्नर था। अब दोस्तों आज की क्लास को मेरे भाई यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक लगेगा तो। ठीक है, यस सर जी। यहां पे समझिएगा बंगाल का नवाब कौन था, न्यू नवाब, न्यू नवाब, न्यू नवाब। और यहाँ पे गवर्नर था, नवाब लिखते हैं यहाँ पे, नवाब, यहाँ पे लिखेंगे गवर्नर। तो यहाँ पे मेरे भाई नवाब जो था मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। यहाँ पे गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अब दोस्तों बताइएगा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। तो 1757 में जब युद्ध हुआ और उसके बाद बंगाल का नवाब बना, तो यानी दोस्तों 1758 से लेकर 1758 से लेकर 1759 तक, 1759 तक, क्या बोला मैंने, 1758 से लेकर 1759 तक मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ज्यादा पैसा दिया। पैसा देता गया, देता गया, देता गया। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि पैसा का एक लिमिटेशन होता है, उसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा। सेम घटना इसके साथ होता है, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा। मतलब पैसा ऐसे देता था मानो कि एक एटीएम का मशीन है। तो अब दोस्तों समझिएगा यहाँ पे कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो गवर्नर था, इसका जो टेन्योर था, कार्यकाल था, खत्म होने वाला था। अब खत्म होने वाला था दोस्तों, तो अब ये चला जाता है, कहां चला जाता है? ब्रिटेन चला जाता है, वापस अंग्रेज चला जाता है। कहां जाता है? तो मेरे भाई ब्रिटेन वापस चला जाता है रॉबर्ट क्लाइव। तो अब तो मेरे भाई सीट खाली हो जाएगा, जो गवर्नर का जो है यहाँ पे सीट है मेरे भाई, तो क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है अब जा रहा है इंग्लैंड, जा रहा है, अंग्रेज जा रहा है, तो अब सीट क्या होगा? खाली। तो अब इस सीट पर दूसरा गवर्नर जो बनेगा, सेकंड गवर्नर कौन बनेगा? बांसी टाट आएगा। कौन आएगा मेरे भाई? बांसी टाट। बांसी टाट, बांसी टाट, बांसी टाट आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन पूछा कि सेकंड गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर बना था, कौन बना था? बांसी टाट बना। अब दोस्तों जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया, यानी ब्रिटिश चला गया, तो अगला गवर्नर बन के आता है, उसका नाम था बांसी टाट। अब ये बात जो है बांसी टाट को पता चलता है कि बंगाल में एक ऐसा एटीएम का मशीन है जो 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 भी अंग्रेज, जो भी गवर्नर के पोस्ट पर आता है उसको रुपया, पैसा, लमरी, तनख्वाह सब देता है। अब जैसे ही दोस्तों बांसी टाट को ये बात पता चला, तो बांसी टाट जो है फोन लगाता है मीर जाफर के पास। किसके पास? मीर जाफर के पास। बांसी टाट कहता है, हेलो, आर यू स्पीकिंग मीर जाफर? कौन से बोलता है? यस, आई एम मीर जाफर। तो बांसी टाट कहता है कि सुनने में आया है कि जो भी गवर्नर के पोस्ट पर आता है आप उसको पैसा देते हैं। तो बोला हाँ देते तो हैं। तो बांसी टाट बोलता है कि हमें भी पैसा चाहिए। अब दोस्तों सारा पैसा तो मीर जाफर से लेकर के कौन चला गया था? रॉबर्ट क्लाइव चला गया था। अब दोस्तों उसके पास, बेचारा के पास पैसा खत्म हो गया था। तो बांसी टाट कहता है कि पैसा तुम हमको भी दो।
रॉबर्ट क्लाइव के तुम दिया है, हमें भी दो। तो मीर जाफर कहता कि पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो बानसीटाट कहता कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो तुम बंगाल के नवाब के पोस्ट से हटने वाले हो अब। तो फाइनली दोस्तों बानसीटाट ने बंगाल के नवाब के पोस्ट से हटा दिया किसको? मीर जाफर को। अब दोस्तों एक बंगाल का अगला नवाब बनेगा जिसका नाम होगा, मीर जाफर का दामाद होगा और जिसका नाम होगा मीर कासिम। मीर कासिम। तो मेरे भाई यहां तक आप लोग लीजिए स्क्रीन शॉट। जब दोस्तों 1759 से 1758 से 1759 तक रॉबर्ट क्लाइव को पैसा दे रहा था, कि रॉबर्ट क्लाइव का टेन्योर 1759 में खत्म हो गया, तो अब बंगाल का एक नया गवर्नर आता है जिसका नाम था बानसीटाट। बानसीटाट जो है मीर जाफर को कहा, मीर जाफर तो पैसा दो। तो मीर जाफर बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो बानसीटाट तुरंत बंगाल के नवाब के पोस्ट से मीर जाफर को हटाता है और मीर जाफर का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। तो दोस्तों यहां पे लिखेगा बंगाल का नया नवाब जो होता है, न्यू नवाब, न्यू नवाब, न्यू नवाब, नया नवाब जो बनता है दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा नया नवाब, नया नवाब, नया नवाब बनता है 1760 की बात है। कौन बनता दोस्तों बताइए? मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम बनता है। तो बंगाल का जो अगला नवाब बनता है भाई मीर कासिम बनता है। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे मीर कासिम। मीर कासिम। और मीर कासिम बनता है। और यहाँ पे गवर्नर के पोस्ट पर कौन था मेरे भाई? बानसीटाट था। कौन था? बानसीटाट। बानसी टाट। बानसी बानसीटाट था। आप समझिए दोस्तों यहाँ पे कि जैसे ही मीर कासिम बंगाल का नवाब 1760 में बना, तो मीर कासिम इस सारे बातों को जानता था, सारे बातों को जानता था कि जो अंग्रेज है बहुत ही हरामी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो क्या करता है, लोगों को लोगों के अंदर हमेशा मुनाफा देखता है कि हाँ कब मुनाफा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब बताइए, मीर जाफर के दामाद है ना मीर कासिम, तो मीर कासिम को सारे के सारे बात को बता दिया था। कौन? मीर जाफर। कि जो भी अंग्रेज आएगा तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेगा, वैसे बिहेव करेगा। अब मीर कासिम सारे बातों को जानता था। तो मीर कासिम ने क्या किया कि सबसे पहले जब नवाब के पोस्ट पर आया तो इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री लगाया। क्या किया मेरे भाई? अब लगाइएगा यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम जो था सारे बातों को जानता था। इन्होंने क्या लगाया? मॉडर्न वेपन्स का जो हथियार होता है उसका एक फैक्ट्री लगाया। मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स आधुनिक हथियार, आधुनिक हथियार, हथियार का एक फैक्ट्री लगाया। क्या लगाया? फैक्ट्री लगाया। क्या लगाया मेरे भाई? एक फैक्ट्री लगाया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? अब देखिए जो आधुनिक हथियार हैं, जिससे कि अब समझिए क्या कि पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े राइफल होते थे, काम थोड़ा सा करता था, आवाज ज्यादा करता था। उसी प्रकार से मॉडर्न होने का मतलब है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, परिवर्तन किया गया है, काम ज्यादा करे और आवाज वगैरह कम करे। तो उसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो उसको सीखने के लिए, सिखाने के लिए एक जर्मन ट्रेनर रखा था। कहाँ के मेरे भाई? जर्मन ट्रेनर रखा। तो जो मेरे भाई यहाँ पे डिफेंस जो था,
एक आर्मी रखा सिखाने के लिए, आर्मी रखा कहां का, जर्मन ट्रेनर। क्या रखा मेरे भाई, आर्मी था जो कि एक ट्रेनर के रूप में था, ट्रेनर कहां का था, जर्मन का। ठीक है, तो जर्मनी के आर्मी को रखा ताकि उस मॉडर्न वेपन्स को चलाने के लिए सिखाया जा सके। अब दोस्तों 1760 की बात है, इसके और मीर कासिम ने एक काम और किया। इन्होंने जो कैपिटल था, कैपिटल मतलब राजधानी, राजधानी राजधानी पहले मुर्शिदाबाद हुआ करता था। कहां पे मेरे भाई, मुर्शिदा मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद को चेंज करके मुंगेर कर दिया। कहां पे कर दिया, मुंगेर कर दिया। मुंगेर कर दिया। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद को चेंज करके कहां पे कर दिया, मुंगेर कर दिया। यहां तक मेरे भाई आप लोग लिखिए फटाफट से। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब 1760 की बात है। मीर कासिम ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले मॉडर्न विपन यानी आधुनिक हथियार का इन्होंने एक फैक्ट्री लगाया और जर्मनी का एक ट्रेनर रखा ताकि उस आधुनिक युग के हथियारों को चलाने के लिए मीर कासिम को सिखा सके। और इन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने क्या किया कि पहले राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करता था लेकिन उसको चेंज करके मुंगेर कर दिया। किसने किया, मीर कासिम ने किया। अब समझिएगा दोस्तों 1760 में 1763 की बात है, 1763 की बात है, 1763 की बात है। एक घटना होता है, इस घटना का नाम था पटना इंसिडेंट। पटना इंसिडेंट, पटना की घटना होती है। क्या होती है, पटना की घटना। पटना की घटना होता है। इसमें होता क्या है कि 1763 में जो अंग्रेज जो था, ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश पटना आता है। पटना आकर पटना को कैप्चर कर लिया, मतलब अपने अधीन ले लिया। अब दोस्तों ये बात जो है मीर कासिम को पता चलता है। किसको पता चलता है, मीर कासिम को। मीर कासिम को जैसे ही ये बात पता चला कि पटना को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, तुरंत मीर कासिम न आओ देखा न ताव देखा, अपने आर्मी भेजा। क्या भेजा, आर्मी भेजा। अब आर्मी जैसे ही भेजा तो जो मीर कासिम का जो आर्मी था अंग्रेजों को पीट दिया। क्या किया, पीटा। अब अंग्रेजों को पीटा। अब सोचिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक थापा मारता है तो दूसरा व्यक्ति भी हमेशा दाव खोजेगा कि हमें कब मौका मिलता है कि हम भी उसे एक थप्पड़ मार सकें। तो सेम बात मेरे भाई यहां पे है। अंग्रेज भी दाव में था कि हम मीर कासिम को हम मारेंगे। तो जैसे ही ये बात पता चलता है मीर कासिम को कि अब अंग्रेज हमें पीटेगा, अब कोई उपाय नहीं है, तो जो मीर कासिम था, क्या मेरे भाई, मीर कासिम जो था, मीर कासिम मीर कासिम भागे 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 अवध के नवाब, अवध के नवाब, नवाब जिसका नाम था सूजा उदौला, सूजा, सिराजुद्दौला नहीं, सूजा उदौला, सूजा उद दौला। क्या बोला मैंने, जैसे ही ये बात पता चला मीर कासिम को कि अंग्रेज अब हमें पीटेगा, तो मीर कासिम भागे भागे अवध के नवाब सुजा उद दौला के पास गया। सुजा उद दौला के पास गया। अवध के नवाब, अवध कहां है मेरे भाई, लखनऊ में है। क्या बोला मैंने, जैसे ही ये बात पता चला मीर कासिम को कि अंग्रेज अब हमको पीटेगा, तो मीर कासिम भागे भागे अवध के नवाब सुजा उदौला के पास गया। और मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, और वहां पे गया
और बनाया ट्रिपल अलायंस। क्या बोला मैंने? ट्रिपल अलायंस बनाया। ट्रिपल अलायंस का मतलब होता है कि 3 संधि बनाया, मतलब 3 ग्रुप बनाया, जिसका काम क्या होगा अब दोस्तों यहां पे समझेंगे। तो दोस्तों यहां तक आप लोग लिख लिए ना? हाँ, अब जब दोस्तों वहां पे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया और उसका दोस्त ही था, यानी मीर कासिम का दोस्त था शुजा-उद-दौला, उससे जाकर सारा बात को बताया कि देखो शुजा-उद-दौला ऐसा ऐसा बात है। तो शुजा-उद-दौला ने एक प्लान बनाया, एक प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिसका नाम है ट्रिपल अलायंस। क्या है मेरे भाई? ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस इसमें कौन कौन होगा? एक होगा मीर कासिम, मीर कासिम होगा। दूसरा होगा यहाँ पे, एक नंबर में होगा मीर कासिम। दूसरा नंबर में होगा शुजा-उद-दौला, जो कि अवध के नवाब था। देखेंगे शुजा-उद-दौला। तीसरा होगा यहाँ पे शाह आलम द्वितीय। क्या नाम है मेरा भाई? शाह शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इन तीनों को मिलाकर जिस संधि का निर्माण हुआ, जिस ग्रुप का निर्माण हुआ, इसी को बोलते हैं ट्रिपल अलायंस बोलते हैं। और ट्रिपल अलायंस ने क्या किया, अपने अपने बातों को रखकर सोचा कि अब हम अपने आप को मजबूत करते हैं। और समझ लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र के ऊपर जिसका अधिकार था, किसका अधिकार था मेरे भाई? किसका अधिकार था? बताओ बताओ। तो मुगल साम्राज्य, यानी मुगल शासन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को बताया था कि अब अंग्रेज हम लोग को पीटने वाला है, अंग्रेज हम लोगों से बदला लेने वाला है, तो ट्रिपल अलायंस ने भागा जा रहा था, भागा जा रहा था, भागा जा रहा था और पकड़ा गया मेरे भाई बक्सर में। कहां पे पकड़ाया? बक्सर में पकड़ा गया, बक्सर में पकड़ा गया। तो ट्रिपल अलायंस वर्सेस ब्रिटिश, ब्रिटिश। और ब्रिटिश का जो आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ, ब्रिटिश का जो आर्मी चीफ था, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो नाम था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहां पे मेरे भाई? बक्सर में होता है। कहां पे? बक्सर में। दोनों बक्सर में मिलते हैं और यहाँ पे एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या बोलते हैं? बक्सर के युद्ध, जहां पे ट्रिपल अलायंस की, जहां पे ट्रिपल अलायंस की हार हुई और यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई। अब भारत में एक ऐसा छवि फैल गया कि बाप रे, पूरा के पूरा मुगल वंश है, पूरा के पूरा मुगल वंश है, मुगल साम्राज्य है, और शुजा-उद-दौला है और मीर कासिम है। इतना बड़ा साम्राज्य को भी अंग्रेजों ने हरा दिया। तो अब भारत में एक ऐसा छवि फैल गया कि अब इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया है जो अंग्रेजों को हरा सके। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना दबदबा बनाया। अपने आप को अंग्रेजों ने और मोटिवेट, इतना मोटिवेट कर लिया बक्सर के युद्ध से ही, अंग्रेज के अंदर यह जुनून आ गया कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, अब मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो पूरे विश्व पे राज करूंगा। इन तमाम प्रकार की बातें अंग्रेजों के मन में आते गए और भारत के लोग निराश हो गए थे कि अब भारत कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अंग्रेजों को हरा पाएगा। अब दोस्तों अपने आप को बढ़ाता गया। तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1700 मेरे भाई 64 में, 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था, जहां पे
ट्रिपल अलायंस की हार हुई और यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई। तो मेरे भाई यहां तक आप लोग फटाफट से लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पे समझेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे जब युद्ध हुआ ना, जब युद्ध हुआ तो अब जो मीर कासिम था शर्मा करके दिल्ली भाग गया। कहां भाग गया? दिल्ली भाग गया। अब बच गया ये दो गो। तो अभी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव फिर भारत आता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो ब्रिटेन भाग गया था, सारा संपत्ति यहां से लूट करके फिर आता है। तो एक बच्चों होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। देखिए संधि जो होता है युद्ध के तुरंत बाद होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक साल डिले हो गया। हुआ क्या कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, लिखिएगा, नोट बना के लिख लीजिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई है। समझिए दोस्तों यहां पे क्या हुआ। अब जब मीर कासिम दिल्ली भाग गया तो पकड़ा गया मात्र दो व्यक्ति, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। तो अब थोड़ा सा यहां तक एज करते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग नोट बना के लिखिएगा शुजा-उद-दौला के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? शुजा-उद-दौला के बारे में। ठीक है, शुजा-उद-दौला के बारे में यहाँ पे लिखिए दोस्तों, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो है शुजा-उद-दौला को कहा कि तुम लोग जो इतना बड़ा बक्सर का युद्ध जो करवाया है, इसमें हम लोगों को कितना खर्चा हुआ तुम लोग क्या जानेगा। तो जो खर्चा हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव ने शुजा-उद-दौला को कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने शुजा-उद-दौला को कहा कि तुमको 50 लाख रुपया, कितना मेरे भाई? 50 लाख, 50 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा बार एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, बार एक्सपेंसेस। मतलब कि युद्ध के खर्चा के रूप में, युद्ध में जो खर्च हुआ है, युद्ध में जो तुमको खर्च हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव को जो भी मतलब कि युद्ध में खर्चा हुआ था उसको देना पड़ेगा शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपया। और दूसरा व्यक्ति कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था मेरे भाई? शाह आलम द्वितीय। लिखिएगा अगला पॉइंट, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को कहा गया कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो भी टैक्स कलेक्टिंग राइट्स होंगे, टैक्स कलेक्टिंग राइट्स, क्या बोला मैंने? टैक्स कलेक्टिंग राइट्स, शाह आलम द्वितीय को रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार का जो क्षेत्र है इससे जो भी आएगा इनकम, टैक्स वगैरह, सारे के सारे मेरे भाई हम लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव बोला। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र था, उड़ीसा, बिहार, यहां से टैक्स के मामला में ज्यादा आया था, ज्यादा क्या होता था, ज्यादा पैसा यहीं से आता था। तो कहा कि तुम लोग का 26 लाख रुपया, कितना? तुम लोग का 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया तुम लोग जितना भी देखो। शाह आलम द्वितीय को कहा कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार से जो भी टैक्स का कलेक्शन आएगा तुम लोग को हम 26 लाख रुपया सालाना देंगे, और इसका जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स को हम लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। आप समझेंगे यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद
इलाहाबाद की संधि को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि क्या थी। तो मैं भाई याद है, फटाफट से लिखिए आप लोग। ये 26 लाख रुपया है ना, साल में तुमको हम देंगे। किसको देंगे? बंगाल वाले को देगा, उड़ीसा वाले को, बिहार वाले को देगा 26 लाख रुपया, ठीक है, पर साल। लिखिएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। हेडिंग मारिएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। लिखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। लिखिएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था मेरे भाई? 1765 में हुआ था, 1765 में आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो प्रकार की जो बंगाल है, यहाँ पे बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार की स्थापना की गई 1765 में। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दोहरी सरकार, दोहरी सरकार की स्थापना की गई। दोहरी सरकार का मतलब क्या है? यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक होंगे निजाम, एक होंगे निजाम, निजाम होगा, एक होगा दीवानगी, दीवानगी। देखो निजाम का काम क्या होगा? साफ सफाई, क्या करवाएगा? साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई। और जो दीवानगी होगा, जो दीवानगी होगा इसका काम होगा टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। और टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव करेगा, रॉबर्ट क्लाइव। अब समझिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। निजाम का काम होगा साफ सफाई करवाना, क्या बोला मैंने? निजाम का काम होगा कि बंगाल में साफ सफाई करवाना, और दीवानगी का काम होगा कि जो भी बंगाल, उड़ीसा, बिहार का जो भी टैक्स वगैरह आएगा, उस टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव करेगा। अब इसके आगे क्या होगा? अब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में इतना ज्यादा मात्रा में टैक्स का कलेक्शन करेगा कि बंगाल में भूखमरी की कंडीशन आएगी, और जब भूखमरी की कंडीशन आएगी तो बंगाल के लोगों को क्या होगा, उनकी परिस्थितियों को कैसे चेंज किया जाएगा ताकि बंगाल के लोग उस भूखमरी से निकलकर बाहर आएंगे। और जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन करेगा कि वहां के लोगों को जीने और मरने, जिए कि मरे, जिए कि मरे, इस प्रकार के बीचों बीच कंडीशन में लाकर रॉबर्ट क्लाइव छोड़ देता है कि अब बंगाल के लोगों को क्या होगा। क्या बंगाल के लोग अब मरेंगे? क्या अब बंगाल के सारे लोग जिंदे रहेंगे? तो इन तमाम चीजों के बारे में कल की क्लास में हम बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।